नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के तहत सुभाष चौक मंदिर में सुबह एकादशी की कथा का आयोजन किया गया। गुरुवार को माता जानकी की सवारी 1100 महिलाओं की भव्य कलश यात्रा, बैंड बाजे, झांकियों, इस्कान मंडली, पंजाब बैंड, पुलिस बैंड, ढोल ताशा पार्टी सहित भारी लवाजमे के साथ पुराना कटला स्थित जगन्नाथ मंदिर से रूपबास स्थित रुपेरी मंदिर के लिए रवाना हुई। रूपबास पहुंचने पर उन्हें जनवासे में विराजित किया गया। यहाँ श्रद्धालु माता जानकी के दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद रात 10 बजे वरमाला महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग कन्यादान कर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। शहर के मुख्य मार्गों से निकली माता जानकी की सवारी का श्रद्धालुओं ने जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं श्रद्धालु महिलाओं ने माता जानकी को विदाई दी। दिन में रूपबास में मेला भरेगा और रात को जगन्नाथ जी और जानकी मैया का विवाह होगा। इस दिन जिला प्रशासन की ओर से मेले का अवकाश रखा गया है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मंगलवार रात को रूपबास पहुंची थी। इसी के साथ ही रूपबास में मेला भरना शुरू हो गया। भगवान जगन्नाथ के प्रति भक्ति और आस्था के चलते यहां सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। मेले में देश के अलग अलग भागों से आए दुकानदारों ने दुकानें लगाई हुई हैं। इससे मेले की रौनक और बढ़ गई है। शाम को रंग बिरंगी रोशनी सहित बड़े झूलों के प्रति लोगों का आकर्षण बना रहा। इधर पुराना कटला स्थित जगन्नाथ मंदिर में विराजमान बूढ़े जगन्नाथ जी के दर्शन भी शुरू हो गए हैं। 2008 श्री जगन्नाथ जी महाराज बड़े धूमधाम से चल रहा है। जगन्नाथ जी के बारात जा चुके हैं। अभी जानकी मैया की सवारी पूरे लवाजमे के साथ, जिसमें कि 1100 कलश लेकर के महिलाएं चल रही हैं। बैंड बाजा, ऊँट, घोड़ी जो है सबके साथ बड़े लवाजमे के साथ सवारी अभी विराजमान होकर ये अभी थोड़ी दूरी गई है और ये सवारी कर करीब 12 बजे से पहुंच पाएगी। इसके बाद दिन भर वहाँ मेला रहेगा और जानकी मैया और उनका जो है बाकायदा कन्यादान और जो रस्म होती है, क्योंकि जगन्नाथ जी महाराज विष्णु के रूप में है, जानकी मैया लक्ष्मी के रूप में। पुरी में जबकि कृष्ण राम सुभद्रा हैं, इसलिए इनका दाम्पत्य रूप में विवाह हर साल जो है ये परंपरा जो चली आ रही है उसमें होता है। ये इंद्रमोहन बैठ के जानकी मैया पहुँच चुकी। जगन्नाथ जी महाराज 27 जून को पहुंच चुके। अब वो लगातार 5 दिन मेला चलता रहेगा। 1 जुलाई को इनकी वापसी होगी। आज महाआरती शाम को ब्राह्मण समाज की तरफ से महाआरती है, जिसमें सब लोग 101 दीपकों से इनकी आरती होगी और सब लोग एकत्रित हो गए और बाबा बूढ़े जगन्नाथ जी महाराज के विशेष महाआरती में शामिल होने का आनंद लें। अपनी थाली खुद लगा के ले आए तो और लोग सब भी शामिल हो सकते हैं और आनंद उठाए। मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद का पर्व गुरुवार को मनाया गया। शहर के नयाबास स्थित ईदगाह में हजारों अकीदतमंदों ने अल्लाह ताला से अमन, चैन, शांति और खुशहाली की दुआएं की। ईद के इस खास दिन घरों में शीर खुरमा बनाया जाता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं और सुबह नमाज अदा भी करते हैं। इसके बाद सभी लोग अपने करीबियों से मिलते हैं और पकवान खाकर त्योहार का लुत्फ उठाते हैं। ईद मुसलमानों के लिए एक मुबारक त्योहार है। इस दिन मुसलमान समुदाय के लोग मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ समाज में भाईचारे, शांति की दुआ मांगने के साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर बकरों की कुर्बानी भी दी गई। वहीं अन्य समुदाय के लोगों ने आपसी भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं दी। वहीं मुस्लिम भाइयों ने मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया। आज जो है ईद उल अजहा का दिन है और इस्लामी त्योहारों में 2 त्योहार हमारे बड़े माने जाते हैं। एक तो ईद उल फित्र जो रमज़ान के तुरंत बाद आती है और एक ईद उल अजहा जो रमज़ान से 2 महीना 10 दिन के बाद आती है ईद से। तो आज ईद उल अजहा का दिन है, कुर्बानियों का दिन है और ये कुर्बानियों का दिन जो है आज से तकरीबन 5000 साल पहले हमारे पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले चले थे तो उनकी याद में ये कुर्बानी मनाई जाती है। हमारे जो पैगंबर हैं प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे आखिरी नबी हैं, जैसा हमारा मुसलमानों का मानना है, तो अल्लाह के नबी से जो सहाबा थे अल्लाह के नबी के साथ वाले, उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये कुर्बानी क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और इस सुन्नत को और इस वाजिब को आज पूरे आलम के अंदर मुसलमान अदा कर रहे हैं। और जो है सारे जो है देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिले वासियों को हम ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। आपका नाम सर? मेरा मौलाना मोहम्मद अमजद, इमाम ईदगाह नयाबास कालकुआ अलवर। आम जन को क्या संदेश देना चाहते हैं? आम जन को संदेश यही है कि खुसूसन तो मुसलमानों का है कि अपनी कुर्बानी को पर्दे के साथ करें, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं और सब मिलजुल कर और भाईचारे से रहें। आज ईद उल अज़हा है और ये त्यौहार भाईचारा, मोहब्बत और त्याग, बलिदान का दिवस है, क्योंकि इस दिन
हजरत इब्राहिम साहब ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए वो तैयार हो गए थे, और वो बहुत बड़ा त्याग था। और उनका बेटा कुर्बान ना होकर के एक जानवर के रूप में सामने उनके आया। उसी दिन से मुसलमान को अपने इस त्यौहार पर कुर्बानी देते हैं, और पूरे देश में नहीं दुनिया में पूरी में मोहब्बत का पैगाम देते हैं, त्याग का देते हैं कि आदमी अगर ऊपर वाले का हुक्म होता है तो अपने बड़ी से बड़ी प्यारी से प्यारी चीज़ को भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। हम इस मौके पर हमारे पूरे अहले वतन को, बिरादरान वतन को, सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। सभी से भाईचारा और मोहब्बत बनाए रखने की अपील करते हैं, और हम चाहते हैं कि इस मौके पर आप लोग नए भारत का निर्माण करें, नए प्रदेश का निर्माण करें, नए जिले का निर्माण करें। आपसी मोहब्बत, भाईचारा, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से भाईचारे से रहें, यही हमारी अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम नया आबास ईदगाह पर सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। अब हम सब लोग यहाँ से नमाज अदा करने के बाद दुआएं की, देश में अमन चैन रहे, शांति रहे, भाईचारा कायम रहे। और आज हम अपने घर जाकर सभी लोग कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी 3 दिन तक चलेगी, आज, कल और परसों। तो सभी लोग हमारे जो भाई हैं, हम उनको घर घर ईद की मुबारकबाद देने जाएंगे और देश में अमन चैन भाईचारा कायम रहे, इसके लिए भी दुआएं की गई। चुनाव आयोग ने एक सकारात्मक और अनोखी पहल की शुरुआत की है। मतदाताओं को जागरूक करने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार द्वारा शहर के विभिन्न सरकारी उद्यमों में ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राजेश कुमार ने बताया कि मतदाता को उसके वोट की ताकत बताने एवं वोट डालने को लेकर जागरूक करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर जब भी वोट डालने जाएं तो किसी भी प्रकार की झिझक महसूस नहीं करें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सही पहचान होने पर वे अपने मन का वोट सही जगह डाल सकें। इसे लेकर पब्लिक प्लेस पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वीवीपैट मशीन दोनों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत गुरुवार को शहर के सामान्य अस्पताल, रोडवेज, बस स्टैंड और सार्वजनिक पुस्तकालय में इन मशीनों को रखा गया और मौजूद कर्मचारी द्वारा लोगों को जानकारी दी गई। यहाँ लोगों को बताया गया कि वे जब वोट डालने जाएं तो किस प्रकार मतदान करें। शहर के सामान्य अस्पताल में जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वीवीपैट मशीन का डेमो दिया गया तो मरीजों के साथ मौजूद लोग भी जानकारी लेते हुए नजर आए। राजस्थान सरकार के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग मतदान जो कराती है, उसमें भारत सरकार ने मतदाताओं को जागरूक कराने के लिए आज यहाँ पर सामान्य चिकित्सालय में जो मतदाता हैं उनको जागरूक करने के लिए ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन का कार्यक्रम चला रखा है। इससे मतदाताओं को हम जागरूक कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और वोट डालना सीखें, जिससे किसी को भी ये संकोच नहीं रहे कि हम जहाँ पे वोट डाल रहे हैं वो वहाँ पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। ईवीएम में किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। अभी तक कितने लोगों को आप जागरूक कर चुके हैं? अभी तक हमने 122 जो कैंडिडेट हैं उनको हमने जागरूक कर दिया है। उसकी एंट्री, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर हमने हमारे रजिस्टर में मेंटेन कर रखा है। ये सरकार के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो बहुत ही बढ़िया है। इससे जो नागरिक हैं वो जागरूक हो रहे हैं, वोट डालना सीख रहे हैं। जो नए बच्चे हैं, युवा हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं। नए वोटर युवा हैं, आपके पास आ रहे हैं, क्या सवाल होते हैं उनके लिए, कैसे? वो ये करते हैं कि आप इसमें वोटिंग मशीन में वोट डलवाने के बाद हमारी जो उंगली है, तर्जनी है, उस पर आप हमारे निशान क्यों नहीं लगा रहे। तो हम उनसे ये बोल रहे हैं, जब वास्तविक मतदान होगा दिसंबर या जनवरी में, 2024 में जनवरी में जब वास्तविक मतदान होगा, तो उस समय आपको निशान भी लगाया जाएगा आपकी तर्जनी पर। आज का ये या फिर अलग? नहीं, ये अभी कम से कम जब तक दिसंबर, जब तक वोट नहीं डलेंगे, दिसंबर या जनवरी तक, जब तक ये ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा। अस्पताल में नहीं है? नहीं, अपने अलवर में ये 2-3 जगह है, अपने तहसील में है और कचहरी में है अपने, और सामान्य चिकित्सालय में है। ये 3-4 जगह चलाया जा रहा है। शुरू आज से हुआ, पहले से हुआ? ये जो कार्यक्रम है ये सोमवार से चलाया जा रहा है। जिला कारागृह की ओपन जेल में सजा काट रहे फरार बंदी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि 13 जून को केंद्रीय कारागृह से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि तिजारा के राता खुर्द निवासी कृष्ण सिंह आजीवन कारावास से दंडित बंदी केंद्रीय कारागृह की ओपन जेल में रहकर सजा भुगत रहा था। कृष्ण 13 जून को ओपन जेल द्वारा की जाने वाली हाजिरी में उपस्थित नहीं हो सका और फरार हो गया था, जिस पर रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान किया गया और आरोपी कृष्ण की तलाशी शुरू की गई। इसके बाद आरोपी कृष्ण कुमार को अलवर शहर से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे गुरुवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। 13/6/2023 को जेल अधीक्षक कारागृह अलवर
के द्वारा एक FIR थाना कोतवाली पर दर्ज कराई गई कि कृष्ण सिंह राय सिख निवासी राता खुर्द, जो कि तिजारा कोर्ट से आजीवन कारावास से दंडित बंदी खुला शिविर के अंदर था, जो दिनांक 13 को हाजिरी में उपस्थित नहीं आया तथा फरार हो गया। इस पर थाना कोतवाली पर FIR दर्ज की गई। प्रकरण का अनुसंधान मनाई और अरुण कुमार के द्वारा किया गया। मुलजिम को तलाश कर गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। कहाँ से गिरफ्तार किया? अलवर शहर से ही गिरफ्तार किया गया। NEB थाना पुलिस ने वैशाली नगर स्थित कोटक महिंद्रा बैंक में ATM काटने के प्रयास के मामले में आरोपी को जेल से प्रोटेक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया है। थाने के हेड कांस्टेबल राजेश कुमार ने बताया कि 24 जनवरी 2023 को वैशाली नगर स्थित कोटक महिंद्रा बैंक के ATM को अज्ञात लोगों द्वारा काटने का प्रयास किया गया था, जिसमें रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद तिजारा के हसनपुर माफी निवासी आरोपी इरफान को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। उसके बाद NEB थाना पुलिस ने आरोपी को जेल से प्रोटेक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से ATM काटने के प्रयास के बारे में पूछताछ कर रही है। 24 जनवरी 2023 को वैशाली नगर में कोटक महिंद्रा बैंक पर रात को ATM काटने का प्रयास हुआ था, जिसमें मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा था। उसमें 2 मुलजिम पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं। एक मुलजिम थाना तिजारा में गिरफ्तार हुआ था, जिसको कल प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। आज क्या नाम पता है, कहाँ का रहने वाला है? इरफान उर्फ छोटू सनोफ राजमल मेव निवासी हसनपुर माफी थाना तिजारा अलवर का रहने वाला। ATM की वारदात को अंजाम दिया जी, ATM काटने का प्रयास किया गया। नयाबास मीना धर्मशाला के पास एक बुजुर्ग महिला गाय को रोटी खिलाने के लिए गई थी। उसी समय गाय ने बुजुर्ग महिला को सींग मार दिया, जिससे बुजुर्ग महिला का एक हाथ टूट गया, जिसे लेकर परिजन राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में पहुंचे, जहां घायल महिला का इलाज किया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि शांति देवी गुरुवार सुबह गाय को रोटी खिलाने के लिए गई थी, तभी गाय ने शांति देवी पर सींग से हमला कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद सड़कों पर घूमने वाली आवारा गायों को पकड़ नहीं रही है। सड़कों पर चारों ओर आवारा गायों का झुंड बना रहता है और आवारा गायें आए दिन किसी न किसी व्यक्ति को चोटिल कर रही हैं। इसलिए नगर परिषद को आवारा पशुओं के खिलाफ अभियान चलाकर इन्हें कांजी हाउस पहुंचाना चाहिए। गाय को रोटी खिलाने के लिए गई थी मेरी मम्मी, और गाय को जैसे रोटी खिलाई तो इसकी आदत है पानी का गिलास लेके जाती है, पानी डालती है, परंतु जैसे पानी डालने लगी गाय ने सींग मार दिया, जिससे इसकी हाथ की करीब 1 फुट लंबी खाल उतर के आ गई और खूनम खून हो गई। मैं वापस लेके आया हूँ, अभी हॉस्पिटल में उपचार गया है। गायों का कंट्रोल किया जाए, नगर पालिका को पाबंद किया जाए कि ये जो आवारा नयावास में और मीना धर्मशाला में और ये अयोध्या धाम मंदिर के इर्द गिर्द जो गायें घूमती रहती हैं, इनको कितनी गाय घूमती है वहाँ करीब 10-15 गायें घूमती है। कोई वारिस नहीं बनता है और दूध गाड़ के छोड़ देते हैं, वो आवारा गायें घूमती रहती है। थाना गाजी के बामनवास गांव में रहने वाले सरकारी टीचर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों ने बताया कि मृतक मूलचंद बामनवास थाना गाजी का रहने वाला था, जिसकी गुरुवार सुबह अचानक तबीयत खराब हो गई, जिन्हें थाना गाजी से लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और थाना गाजी पुलिस को सूचना दी गई। मृतक मूलचंद क्यारा गांव की सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और उनके रिटायर होने में करीब 6 साल का समय था। इनको सही थे और अचानक से उल्टी हुई थी। अच्छा। हाँ। उसके बाद कहाँ लेकर आए? हम अलवर लेके आए हैं। कहाँ पर? गवर्नमेंट हॉस्पिटल। फिर क्या हुआ? अब डॉक्टरों ने मर्द कोशिश कर रही है। अच्छा, तो मतलब क्या काम करते थे ये गवर्नमेंट टीचर थे। कौन सी स्कूल में? क्यारा। अच्छा, अचानक उल्टी हुई है? हाँ, अचानक हुई थी। दवाई लेके और लेटे थे, फिर 10 मिनट बाद में अचानक से उल्टी हुई थी। अच्छा, तो अभी पुलिस को सूचना दी है? हाँ। है? हाँ। तो अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है? हाँ, जी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ईद उल अजहा के पवित्र मौके पर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पहुंचे, जहां उन्होंने आमजन को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ईद जैसे त्योहार पर सभी को मिलकर आपसी सौहार्द को बढ़ाना चाहिए, जिससे क्षेत्र के लोगों में आपसी भाईचारा बना रहे। बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र के जुगरावर के पास रूपारेल नदी के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक 39 वर्षीय महिला की मौत हो गई। कठुम्बर थाना क्षेत्र के सीटाएड़ा गांव निवासी राकेश शर्मा की 39 वर्षीय पत्नी माया देवी अपने पड़ोसी कृष्ण के साथ बाइक से उद्योगनगर थाना क्षेत्र में अपने नए मकान से वापस गांव जा रही थी। रास्ते में जुगरावर के समीप पीछे से अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसे कृष्ण तो बच गया, लेकिन माया देवी की दुर्घटना में मौत हो गई। घायल होने पर माया देवी ने इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल लाते समय दम तोड़ दिया। मृतका माया देवी के 3 बच्चे हैं। मृतका का पति राकेश शर्मा मजदूरी करता है। पुलिस ने गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। नाम था उनका जो लेडीज एक्सपायर हुई है माया देवी शर्मा, वाइफ ऑफ राकेश शर्मा, ग्राम सिटाहेड़ा, जिला अलवर। कहाँ रह? फिलहाल प्रेजेंट वो जयपुर में रह रहे हैं, वो सॉरी अलवर में रह रहे हैं। वो किसी कारणवश बैंक में पैसे लेने गए थे बड़ौदा। अच्छा। तो उनका बड़ौदा से आते टाइम अलवर आ रहे थे, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी DL नंबर थी। अच्छा, ये हुआ। तो किस चीज पे आ रही थी ये? बाइक पे थे। अच्छा, किन के साथ थी? लड़का था उनका। अच्छा, तो कारण टक्कर मारी जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एम्बुलेंस आई, डेड बॉडी को यहाँ पहुँचा दी गई है। अभी डेड बॉडी मिली नहीं, रात के आए हुए हैं। पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम होगा, पुलिस आएगी, जो भी होगा। चिकित्सक दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम 1 जुलाई से अलवर में आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर SC मित्तल ने बताया कि 1 से 3 जुलाई तक 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में चिकित्सक दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। 1 जुलाई को सुबह 7 बजे राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय परिसर में वृक्षारोपण एवं उनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए जाएंगे। इस दिन शाम को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के IMA हॉल में डॉक्टरों और उनके बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ESIC मेडिकल कॉलेज के डीन NK अलवा, CMHO श्रीराम शर्मा, राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के PMO सुनील चौहान मौजूद रहेंगे। इसके बाद 2 जुलाई को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा और TB के मरीजों को राशन किट का वितरण किया जाएगा। चिकित्सक दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर BC राय की स्मृति में मनाया जाता है, जो उनको भारत रत्न मिला था। उनकी जन्मतिथि और जो मृत्यु पुण्यतिथि 1 जुलाई को ही आती है, संयोग की बात है। और इसी की याद में हम इसको सारे डॉक्टर्स हिंदुस्तान के चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार अलवर में चिकित्सा दिवस बड़ा अलग रूप से मनाया जा रहा है। 3 दिनी कार्यक्रम होगा। 1 जुलाई को प्रातः सुबह 7:30-8 बजे के आसपास पौधारोपण किया जाएगा सामान्य चिकित्सालय परिसर में, IMA हॉल में भी के परिसर में भी। और उसी दिन शाम को और सुबह के जो हमारे कार्यक्रम के संयोजक होंगे डॉक्टर विजयपाल यादव होंगे, जो पर्यावरण के पर बहुत अधिक काम कर रहे हैं, और शशांक झलानी होंगे रेड क्रॉस के यूथ के चेयरमैन। और शाम को 8 बजे मेन जो कार्यक्रम होगा उसमें सभी हमारे जो चिकित्सक जिन्होंने अच्छा कार्य किया है या अपने फील्ड में बहुत अच्छा कार्य किया है उनको सम्मानित किया जाएगा। पास्ट प्रेसिडेंट्स को सम्मानित किया जाएगा। और डॉक्टर्स के जो बच्चे जिन्होंने प्रोफेशनल उसमें एडमिशन लिया है या 10th या 12th में बहुत अच्छे नंबरों से वो उत्तीर्ण हुए हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। और उसके मुख्य अतिथि ESI मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर एंड डीन डॉक्टर NK अलवा होंगे। और अध्यक्षता हमारे सीनियर फिजिशियन सोलंकी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर GS सोलंकी करेंगे। और CMHO साहब डॉक्टर श्रीराम शर्मा और PMO डॉक्टर सुनील चौहान वो भी उसमें शिरकत करेंगे अतिथि के रूप में। और ये कार्यक्रम 8 बजे से होगा। उसके बाद रात्रि भोज होगा। और दूसरे दिन 2 तारीख जुलाई को IMA हॉल में पहली बार हम IMA का ब्लड डोनेशन कैंप रख रहे हैं। तो मैं सभी चिकित्सकों से और चिकित्सकों के परिवार वालों से, उनके स्टाफ से, हॉस्पिटल के स्टाफ से सबसे निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक रक्तदान करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। रक्तदान महादान है और इससे बहुत सारी जानें बच सकती हैं। तो और उसी दिन हम चाह रहे हैं, नेक्स्ट डे हम चाह रहे हैं 3 तारीख को, वो TB के जो मरीज़ हैं जिन्होंने जिला क्षय अधिकारी ने सेलेक्ट किए हैं 100 मरीज़, उनको इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और IMA मिल कर के 100
मरीजों को किट बांटेंगे। एक किट की कीमत 500 रुपये होगी, जिसमें आटा, अनाज और तेल, दाल सब चीज़ें होंगी, और ये 6 महीने तक लगातार उन मरीजों को दिए जाएंगे। और इसमें हम कोशिश करें जिला कलेक्टर महोदय आएँ और CMHO साहब और PMO साहब तो होंगे ही, तो ये सबके जो रेड क्रॉस के मेंबर्स हैं उनके सहयोग से, IMA के जो डॉक्टर्स हैं उनके सहयोग से ये किट वितरित किए जाएंगे। क्योंकि TB का जो मरीज़ होता है उसको पोषण भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दवाएं तो सरकार फ्री दे रही है, पर ये हमारे जो मिशन डायरेक्टर हैं जितेंद्र सोनी जी, उनके निर्देशों के अनुसार रेड क्रॉस इसमें और IMA सहायता कर रही है। तो ये 3 दिन के कार्यक्रम एक जन सेवा के कार्यक्रम, हम समाज सेवा के कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो सबसे मैं विनती करता हूँ हमारे चिकित्सकों से और सभी हमारे पब्लिक से, हमारे जो अधिक से अधिक संख्या में इसमें पधारें इस कार्यक्रम को। गोविंदगढ़ कस्बे स्थित FCI के सरसों तुलाई केंद्र पर किसानों की सरसों खरीद नहीं होने से नाराज किसानों ने गोविंदगढ़ सीकरी मार्ग पर जाम लगा दिया। मार्ग जाम की सूचना पाकर थानाधिकारी ताराचंद शर्मा और उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश कर मार्ग खुलवाया। जानकारी के अनुसार राजफेड ने भरतलाल शिव सहाय एंड सन्स के विनोद शर्मा को सरसों तुलाई का ठेका दिया है, लेकिन प्रातः 8 बजे सरसों उतरने के बाद सरसों तुलाई से मना कर दिया और वहां से कर्मचारी गायब हो गए। इसके बाद किसानों ने पहले तो अधिकारियों से सरसों तुलवाने के लिए मनुहार करते नजर आए, लेकिन इसके बाद किसान भड़क उठे और गोविंदगढ़ सीकरी मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम लगा रहे किसानों का कहना था कि विगत 15 दिन से यहां पर बारदाना नहीं होने के कारण सरसों की तुलाई नहीं हो पा रही है। किसानों के रजिस्ट्रेशन पूर्व में हो चुके हैं। कुछ किसानों के तो 15 दिनों से सरसों से लदे हुए ट्रैक्टर खड़े थे। वहीं 6 घंटे खड़े होने के बाद भी तुलाई नहीं होने से किसानों में रोष उत्पन्न हो गया। वहीं अधिकारियों ने बताया कि बारिश का मौसम होने के कारण ठेकेदार तुलाई नहीं कर रहा है। सरसों की तुलाई करने वाले श्रमिकों का कहना था कि वे पिछली मजदूरी नहीं मिलने के कारण तुलवाई नहीं करवा रहे हैं, जिससे ठेकेदार की मनमानी यहां पर साफ नजर आ रही थी। ठेकेदारों के क्या है जो है मजदूर हुए नहीं आ पा रहे हैं, बात ये है। उनसे कई बार हम फोन कर चुके हैं ठेकेदार से। किसान तो बोल रहे हैं कि 8 बजे लेबर थी, उन्होंने सरसों उतरवाई है। वो 5 मिनट के लिए आए थे। वो जो उनका जो पुराना जो पैसा है उनके लिए मांग रहे, पहले पैसा दो हमको जब हम तुलवाई करवा। लेकिन वो उपखंड अधिकारी को उन्होंने बोला है कि बारिश का मौसम होने के कारण नहीं तुलवाई हो रही है। किसने कहा है? उपखंड अधिकारी को बोला है ठेकेदार ने। हाँ, ये क्या मैटर है? अब देखो कि मौसम को सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है। मौसम को देखो, मौसम में नहीं, ये पैसों का मैटर है या फिर बारिश का है? अब देखो जो मजदूर हैं जो को पैसों की बात करता है, अच्छा है, और ठेकेदार ये कहता है कि मौसम खराब की बात करता है। अब देखो ये बात ये है। कहीं कुछ किसान दबी जबान में ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार की जो भी हमारे राजनेता है उनकी चाल है, ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि देखो बात ये है कि कट्टे थोड़ा सा समय पे तो आ नहीं गए, समय पे आए तो सब काम हो करेगा। अब आए कोई 20 दिन में जाकर। आसपास क्षेत्र में लगातार तुलाई चालू थी? कहीं नहीं जाएगी। किसान आए नगर में और बता रहे थे? कहीं भी नहीं होगा, अभी आए जो सब जगह अभी आए। नगर में नहीं थी? नहीं। मेरी सरसों है सर 32 कुंटल। तो ये आपने उतार दी रखी है, लेकिन क्या कारण है क्यों नहीं तुल रही है? ये सर पल्लेदारों ने कहा यहाँ पे उतार दो, हमने वहाँ पे खला दिया। अच्छा, उसके बाद में पल्लेदार यहाँ से भाग गए, हम तोल नहीं करेंगे। तो जो कर्मचारी है क्या करें? ये कर्मचारी तो यूँ करें, मौसम खराब है, मौसम सही है। हाँ, मौसम तो सही है, लेकिन तोलने का कारण क्या बता रहे हैं? कारण यही बता रहे हैं, पीछे से ठेकेदार ने मना कर दिया, मौसम खराब है, मैं नहीं तुलवाऊंगा। तो कितने दिन बाद सरसों तुलने को आई है? ये आई है 14 का मैसेज था। हाँ, और आज लेकर आया हूँ। आज लेकर आया? हाँ, कट्टे नहीं थे, बारदाना नहीं। कितने दिन से नहीं तुली सरसों? सरसों नहीं तुली, करीब 20 दिन हो गए। अच्छा, 20 दिन बाद आप आए लेके, फिर भी ये समस्या आ रही है? फिर भी ये समस्या। कितने कट्टे आए पता लगा आपको? 10,000 बता रहे थे। 10,000 कट्टे आए हैं। मैं रामबाग से लेकर आया। कितने समय हो गया आपको? मैं लगभग यहाँ पहुँचे 5 बजे पहले। 5 बजे से आए हुए हैं। कितनी सरसों आपकी? 27 कुंटल। जैसे बता रहे हैं 20 दिन से बारदाना नहीं था और आज तुलाई के लिए 10,000 कट्टे भी आए, लेकिन क्या समस्या क्यों नहीं तुल रही है? समस्या ये है कि सुबह यहाँ कर्मचारी आए भी थे, इनके पल्लेदार भी आए थे, लेकिन ये तिरपाल बिछाया था, सरसों खलवा भी दी थी, लेकिन वो ठेकेदार बोलता है कि बरसात का मौसम है, जबकि यहाँ बरसात यहाँ नहीं हो रही, उसके वहाँ बरसात हो रही है। तो वो कहता है कि यहाँ बरसात हो रही है, आधा घंटे बाद तुलवाऊंगा, आधे घंटे बाद तुलवाऊंगा। लेकिन यहाँ जिम्मेदार सुबह से आया हुआ है। अब ठेकेदार ने न तो लेबर भेजी है, न ट्रैक्टर कोई ट्रक वगैरह भेजा है, न यहाँ तुलाई शुरू हुई है। क्या इस समय कोई भी कर्मचारी मौजूद है? नहीं, इस समय तो कर्मचारी ठेकेदार का तो एक भी कर्मचारी नहीं है। अपने यहाँ का लोकल जो है ये अपने हमारे अध्यक्ष साहब जरूर यहाँ हैं, और कोई इनका कर्मचारी तो यहाँ हो सकते हैं, लेकिन वैसा कोई नहीं है। कोई जैसे किसान बता रहे हैं सुबह के 3 बजे के ट्रैक्टर लाए हैं, 3 बजे और अब 12 भी बज चुके हैं। बिल्कुल ही बात है। भूखे प्यासे बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है।
मेरे को नहीं दिखता, पानी भी नहीं दिख रहा नहीं, कहीं। पानी अभी आया थोड़ी देर पहले जी। पानी मंगवाया, किसान जब प्यासे थे तो किसानों ने कहा था, तो हमारे यहाँ के जो लोकल वो हैं उपखंड अधिकारी यहाँ पे आए हैं, वो कैसा जवाब दे गए हैं? अब उन्होंने ये कहा है कि अभी 15-20 मिनट में तुलाई शुरू हो जाएगी। अभी अधिकारी आ रहे हैं और स्टाफ आ रहा है अभी, और तुलाई शुरू हो जाएगी, ये कह के आश्वासन देते हैं। केवल आश्वासन? यहाँ भी तो आश्वासन दिया है। कर्मचारी कोई नहीं आया अभी? कर्मचारी ऊपर से कोई नहीं। रामगढ़ कस्बे में ईद के त्योहार को लेकर एडिशनल एसपी शंकरलाल मीणा ने थाने पर सर्व समाज के लोगों की बैठक ली। बैठक में हिंदू मुस्लिम दोनों समाजों के प्रबुद्ध नागरिकों ने भाग लिया। इस दौरान एडिशनल एसपी ने दोनों समाज के लोगों से अपील की कि ईद के त्योहार को मिलजुल कर आपसी भाईचारे एवं प्रेम से मनाएं। इस दिन असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर बनाए रखनी है। वहीं संवेदनशील जगह पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। ईद की नमाज पढ़ने के लिए आने जाने वाले की सुविधा का ख्याल रखा गया है। वहीं ईद की नमाज के दौरान गांव पर आने जाने वाले रास्ते की रुकावट को हटवा दिया गया। साथ ही लोगों से अपील की गई कि कुर्बानी के दौरान रक्त को नाली में ना बहाएं, इसे उसी स्थान पर मिट्टी में दबा दिया जाए जिससे किसी की धार्मिक सद्भावना को ठेस न पहुंचे। आज ईद के त्यौहार के उपलक्ष्य में ईद अमन चैन शांति से मनाई जाए, इसके लिए सर्व समाज की मीटिंग ली गई, जिसमें सभी समुदाय के लोग थे। उनसे शांति से ईद का त्यौहार मनाने को आग्रह किया गया और उनसे ये जानकारी प्राप्त की गई कि कहाँ पे नमाज पढ़ी जाएगी, कहाँ ईदगाह है, उसमें कितने लोग शामिल होंगे, उसके लिए आपको किन सुविधाओं की आवश्यकता है जो पुलिस से अपेक्षित है। इस पर लोगों ने बताया कि यहाँ 5-7 जगह नमाज होती है ईदगाह में और उस सामान्यतः भाईचारा रहता है। फिर भी अगर कोई बात होगी तो हम पुलिस को अवगत करवा देंगे समय पर, ताकि किसी प्रकार की सौहार्द बिगड़े नहीं। यकीन दिलाए कि हमारी तरफ से पूरा प्रयास किए जाएंगे कि हम शांति से प्रेम से ईद। रामगढ़ कस्बे में एक दिन की बारिश ने नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। कस्बे के गली मोहल्ले और मुख्य बाजार पानी से भर जाने के कारण तालाब में तब्दील हो गए। पुरानी पंचायत समिति के सामने वाले रोड पर पानी कई घंटों तक जमा रहा, जिससे यहाँ की दुकानों में पानी घुस गया। बाजार में जाने वाले राहगीरों को गंदे पानी में से होकर निकलना पड़ा। कई बाइक चालक तो गंदे पानी में से निकलते वक्त भरे हुए पानी का शिकार हो गए। रामगढ़ नगर पालिका सफाई व्यवस्था के नाम पर फेल हो चुकी है। मानसून की बारिश से पहले यदि नगर पालिका बड़े नालों की सफाई करा देती तो कस्बे में रोड पर पानी भरने की नौबत नहीं आती। कपड़ा व्यापारी ब्रजमोहन सोनी का कहना है कि रामगढ़ नगर पालिका सफाई व्यवस्था के नाम पर फेल हो चुकी है। कई सालों से बड़े नालों की सफाई नहीं हो पाई है। कर्मचारी केवल कस्बे में से थोड़ा बहुत कूड़ा उठाकर सफाई व्यवस्था का ढिंढोरा पीट रहे हैं, जिसका नतीजा सामने देखने को मिल रहा है। पूरा कस्बा बारिश के पानी के तालाब में तब्दील हो गया है। पूरा कस्बा बारिश के पानी से तालाब में तब्दील हो गया है। पानी की सफाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पानी इसलिए निकलता नहीं है रामगढ़ कस्बे का। तो नगर पालिका को इसके बारे में अवगत? नगर पालिका कुछ नहीं कर रही है। नगर पालिका तो केवल 9 लाख रुपए महीना जो आ रहा है उसकी सफाई को कोई ध्यान देता नहीं है। नलेन की सफाई कराए हुए कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गए। नलेन की सफाई नहीं है। 15 मिनट की बारिश में पूरा रामगढ़ में पानी हो जाता है। बस स्टैंड से लेकर मस्जिद तक फुल पानी है। इस मार्केट में तहसील को जाता है रास्ता, पिछले रास्ते में भी देख लो, पहली तरफ देख लो, पूरा गांव में तालाब में परिवर्तित हुआ पड़ा है और गंदगी का आलम मौजूद है। देखो ढेर लगे पड़े हैं। कोई सफाई व्यवस्था नाम तो जीरो नाम की चीज़ है रामगढ़ में, सफाई है ही नहीं। तो आम जनता परेशान है? आम जनता परेशान है। पैदल गंदे पानी में निकल के जाते हैं लोग, बात गुरेज करते हैं। रिक्शा तांगा वालों से कहते हैं भाई मेरे को ये रास्ता पार करा दो। कोई बेचारा मोटरसाइकिल तो कोई लेडीज़ कहती है भैया मेरे को थोड़ा सा ये रास्ता पार करा दो पानी का। ये स्थिति है। हर 15 मिनट की बारिश के बाद में 1.5 घंटे बाद और 2 घंटे बाद पानी निकलता है। 15 मिनट की हर बारिश में 2 बार बारिश हुई है रामगढ़ में, तो शाम के 6 बज रहे हैं, 6 बजे जाकर पानी उतरा है। रामगढ़ कस्बे के एवलॉन इंटरनेशनल स्कूल संचालक स्कूल बिल्डिंग बेचकर गायब हो गया है। इतना ही नहीं, संचालक राहुल गोयल ने 1 अप्रैल से प्रारंभ सत्र में भी बच्चों एवं अभिभावकों को भ्रम में रखा और सत्र 2023-24 के लिए बच्चों को हजारों रुपए की किताबें भी बेच दी। वहीं कुछ अभिभावकों से फीस भी वसूल कर ली, जबकि खरीदार प्रॉपर्टी डीलर करीब 3 महीने पूर्व ही मौके पर बिल्डिंग को जमींदोज कर कमर्शियल प्लॉटिंग कर चुका था।
विद्यालय संचालक राहुल गोयल की इस धोखाधड़ी से परेशान 50 से अधिक अभिभावक बुधवार को सड़कों पर आ गए और बच्चों के साथ हुए धोखे की जानकारी दी। परिजनों का आरोप था कि स्कूल यथावत संचालित रखने का झांसा देकर संचालक राहुल गोयल ने कस्बा निवासी राजेश खंडेलवाल के भवन में स्कूल संचालन बताकर किताबों के नाम पर 2 से 5,000 रुपए की वसूली कर ली। संचालक की धोखाधड़ी से गुस्साए अभिभावक पूजा नारंग, सुंदरम गोयल, यश तनेजा, तिलक राज और ब्रज बिहारी सहित दर्जनों अभिभावक बच्चों के साथ सीबीईओ कार्यालय पहुंचे और उनके साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी दी। यहां उन्होंने बताया कि आगे की पढ़ाई राजेश स्कूल में करवाने के नाम पर अप्रैल महीने में ही किताब और फीस के नाम पर वसूली कर संचालक राहुल गोयल गायब हो गया। अब राजेश स्कूल संचालक ने भी प्रवेश देने से इनकार कर दिया है। वहीं अभिभावक शिवराम प्रजापत, तिलक राज, कैलाश आदि ने बताया कि स्कूल में करीब 90 बच्चे आरटीई के हैं, उन्हें अब कहां पढ़ाएंगे। संचालक राहुल गोयल के गायब हो जाने से उन्हें टीसी भी नहीं मिल पा रही है। वहीं राजेश खंडेलवाल का कहना है कि राहुल गोयल ने 5 से 15 अप्रैल तक उसके नए भवन में बच्चों और स्टाफ को शिफ्ट किया था। इसके अलावा उनका इस स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्टाफ भी नहीं आया। बुधवार को टीसी देने की बात सामने आई थी, लेकिन संचालक राहुल आए ही नहीं, इसलिए लोग परेशान हुए हैं। वहीं सीबीईओ रामगढ़ सीपी जायसवाल का कहना है कि अभिभावकों ने कार्यालय पहुंचकर शिकायत दी है। जब बिल्डिंग ही नहीं रही और स्कूल नहीं चलाना था तो संचालक को मान्यता सरेंडर कर रिकॉर्ड जमा कराना चाहिए था। अप्रैल में बच्चों को कहां पढ़ाया उनकी जानकारी में नहीं है, वे रिपोर्ट बनाकर ऊपर भेजेंगे। वहीं आरटीई के बच्चों को महात्मा गांधी स्कूलों में ही शिफ्ट किया जा सकता है। मैं गोपाल कृष्ण वाल्मीकि रामगढ़ से, हमारे सामने ही एवलॉन पब्लिक स्कूल है जिसमें हमारे बच्चे, जिसका नाम अवतार है और उसके पिता का नाम तिलक राज है, जो 2nd क्लास में पढ़ता है। काफ़ी दिनों से स्कूल चल भी रही है, बहुत अच्छा स्कूल चल रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले ये मालूम हुआ कि ये स्कूल बेच दिया गया है, बिल्डिंग बेच दिया गया है। इसका नया बिल्डिंग कहीं पता ना कौन सी जगह तैयार हो रहा था, जिसका नाम बता रहे थे रघु के नाम से। तो उन्होंने वो बिल्डिंग बेच के पता ना सारा कुछ धराशायी कर दिया और बच्चों से फीस भी ली गई। बिल्डिंग बेचने के बावजूद भी बच्चों से फीस ली, एडमिशन भी किया और फिर भी और आरटी में भी एडमिशन कराया गया है और बच्चों को किताबें भी ज़बरदस्ती दी गई है, लगभग ज़बरदस्ती दी गई है। और उसके बाद अब पता ना कौन सी राजेश पब्लिक स्कूल को भेज दी गई है और उसमें बच्चे पढ़ने गए थे, कम से कम 2-3 महीने गए होंगे पढ़ने के लिए। उसके बाद राजेश पब्लिक स्कूल ने भी हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने सबके लिए। क्या एवलॉन स्कूल की बिल्डिंग अभी मौजूद है? नहीं, एवलॉन पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग अभी 4-5 महीने से धराशायी सारा कुछ कर दिया गया है और सारे बच्चों को राजेश पब्लिक स्कूल में। कौन है वो मालिक, कौन है उसका? ये एवलॉन पब्लिक स्कूल का मालिक राजेश राहुल गोयल के नाम से बताया जा रहा है, हम तो जानते भी नहीं है। और राहुल गोयल जी पता ना कहाँ चले गए हैं, वो अभी तक पता नहीं चल पा रहा उनका। वो और एक ऋतु छाबड़ा है जो ग्रुप में सबको मैसेज डाल देती है जो भी है। और हाँ, प्रिंसिपल है पता नहीं। मैंने एक अपनी भवन बनाया था सतिया धर्मशाला के सामने और यहाँ एवलॉन स्कूल जिनकी बिल्डिंग अब से 7-8 महीने पहले बिक चुकी थी और उन बच्चों के व्यवस्था के लिए मैंने राहुल जी को ये बिल्डिंग कुछ समय के लिए दी थी और बाकी और कोई व्यवस्थाओं से मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। बाकी सारी व्यवस्थाएं एवलॉन स्कूल और एवलॉन स्कूल का जो प्रशासन था वही चला रहा था और वही आज भी चला रहे हैं। मुझे उस आगे के बारे में उसकी कोई जानकारी नहीं। 1 साल पहले बताया गया था कि क्या नाम से बिल्डिंग बेच दी गई और एवलॉन स्कूल दूसरी जगह शिफ्ट कराई जाएगी और उसके बाद में क्या नाम से हमसे फीस ली गई थी 15,000 रुपये। मैं खुद फीस दे के आया हूँ, 15,000 रुपये मेरे भाई ने फीस दी। फिर हमसे जो आरटी के जो बच्चे थे उनसे जो उनके आय प्रमाण पत्र है वो मंगाए थे। मंगाने के बाद में जो आरटी से जो बच्चे भाई वो जो वहाँ पर चेकिंग करने के लिए आए थे तो उनसे पहले ही ये बताया जाता था कि क्या नाम से तुमको वही बोलना है जो यहाँ पर दिया जा रहा है, जबकि उनको ड्रेस वगैरह सब कुछ दी जाती। कब दी थी आपको ड्रेस वगैरह, किताब कब दी? हमको कुछ नहीं दिया था वहाँ से, बाकी वहाँ से सब कुछ मिलता है। अच्छा, हम वहाँ से सब कुछ फीस मिलता है। कब दी थी आपने? फीस दी थी 6 महीने पहले। 6 महीने पहले साल भर पहले सूचित किया गया था कि बिल्डिंग बेच दी गई है। अगर साल भर पहले सूचित किया गया था तो वो फीस क्यों ली इन्होंने?
फिर जैसे हमसे एक आ गया 28 तारीख को आपको टीसी और ये वापस कर दी जाएंगी किताबें, तो हम जैसे आज आए हैं, सुबह 9 बजे का टाइम दिया गया था। अब 9 बजे हम यहाँ आए हैं तो यहाँ पे अब कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई रेस्पॉन्सिबल आदमी यहाँ बैठा नहीं है, ना ही कोई यहाँ पे अब हमारा फ़ोन पिक कर रहा है, ना ही कोई ये बता पा रहा है कि टीसी कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, हमारी किताबों का क्या। कितने बच्चे हैं ऐसे? कम से कम सर यहाँ बच्चे 150 से प्लस 150 प्लस बच्चे ही हैं। किससे कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है? ये सर नर्सरी से 8th क्लास तक है। तो जो आरटी में भी बच्चे होंगे उसमें तो आरटी में भी सर सबसे बड़ा इशू यही है कि जो आरटी के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे, अब उनका क्या होगा, ये सबसे बड़ा मेजर इशू रहेगा। कितने बच्चे हैं वो आरटी के भी सर मेरे हिसाब से यहाँ पे 85 बच्चे हैं। 85। लक्ष्मणगढ़ कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र में गुरुवार को ईद उल जुहा का पर्व हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। जानकारी के अनुसार नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ सहित उपखंड क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद का पर्व हर्षोल्लास व उमंग के साथ मनाया गया। वहीं ईद के पर्व पर सुबह से ही मुस्लिम परिवारों ने ईद मनाने की तैयारियां शुरू कर दी। बच्चे युवा नए कपड़े पहने ईदगाहों में ईद की विशेष नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। कस्बे की मेव बोर्डिंग जामा मस्जिद में मौलाना उमर ने ईद की विशेष नमाज पढ़ाई और देश में अमन चैन और भाईचारे के लिए दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इधर ईद के पर्व में मुस्लिम समाज के लोगों ने खीर और सेवइयां के अलावा कई अन्य मीठे पकवान बनाए, बाद में अपने घरों में जायजा कुर्बानी दी। मुस्लिम समाज के लोगों ने सदके के रूप में गरीब लोगों को आर्थिक सहयोग, कपड़े और मिठाइयां भी वितरित की। ईद के पर्व को देखते हुए SHO अवतार सिंह के अलावा पुलिस अलर्ट मोड पर रही। इसके अलावा क्षेत्र की प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों के बाहर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता तैनात रहा। सबने नमाज अदा की खुशी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये प्यार और मोहब्बत का त्यौहार है। नमाज पढ़ कर के अल्लाह की बारगाह में शुक्राना अदा किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह हमारी नमाज हुई। सबने दुआ की है मुल्क की चैन आफियत के लिए, अमन व अमान के लिए, सब आपस में गले मिलने और भाईचारे का दिन है। और नमाज पढ़कर अल्लाह की बारगाह में हम कुर्बानी और नजराना भी पेश करेंगे कुर्बानियों के ज़रिए से। और जो है नमाज पढ़ करके हमने अपने पूरे मुल्क के लिए अमन व अमान और चैन की दुआ की है, और अपने सैनिकों के लिए जो बॉर्डरों पर लगे हुए हैं और जिनकी कुर्बानियों की वजह से हम यहाँ आफियत के साथ रह रहे हैं, उनके लिए भी दुआएं की गई है। और जो है सभी के लिए और जितने मरहूमीन हैं उनके लिए भी दुआ की गई है। जो अच्छा काम करता है मुल्क के लिए उसके लिए भी दुआएं की गई है, उसके लिए भी जो है कोशा है। इसलिए कि मज़हब ये कहता है कि पूरे मुल्क की हिफाजत और मुल्क की हिफाजत करने वालों की हिफाजत, अच्छे हुक्मरान, अच्छी हुकूमत के लिए भी दुआएं की गई है। खेड़ली निवासी सलीम खान को अखिल भारतीय मुस्लिम अब्बासी समाज का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस मौके पर स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में कठुम्बर विधायक पुत्र एवं SC/ST वित्त विकास आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री अवधेश बैरवा सहित काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। इस दौरान सलीम खान अब्बासी का माला और साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। वहीं सलीम खान ने सभी का आभार व्यक्त कर समाज हित में सभी वर्गों को साथ लेकर शिक्षा एवं समाज उत्थान के लिए कार्य करने की बात कही। इस मौके पर मुस्लिम समाज के यासीन खान, पप्पू खान, बल्लन, बिंदु खान, सलमान खान, आसिफ खान सहित काफ़ी संख्या में समाज के महिला पुरुष मौजूद रहे। मैं अपने सभी अब्बासी समाज को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे क्या है कि अलवर ज़िले का अध्यक्ष पद नियुक्त किया। इसके लिए मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब शकील अहमद जी को धन्यवाद करता हूं और उनका शुक्रिया अदा फरमाता हूं। और इस ईद के मौके पर मैं समस्त अब्बासी भाइयों को, समस्त मुस्लिम भाइयों को ये संदेश देता हूं कि सब भाईचारे से अपना ईद का त्यौहार मनाएं। और ये ईद का त्यौहार जो है ये बकरा ईद है। इस पर हम लोग तो क्या है कि बकरे ईद पर कुर्बानी कर करके खुश होते हैं, लेकिन कुछ दूसरा समाज भी है जो दूसरे भाई जो हैं वो कुछ इससे एलर्जी करते हैं। तो उनका भी एहतमाम करते हुए जो भी भाई कुर्बानी करें वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हमारे हिंदू भाइयों के हितों को किसी प्रकार की कोई ठेस ना पहुँचे, उनकी भावनाओं को कोई ठेस ना पहुँचे। बस इसी के साथ मैं आपको, पूरे शहर को, पूरी बिरादर को धन्यवाद करता। कठुम्बर उपखंड क्षेत्र के ग्राम नंगला माधोपुर में पीने के पानी की सुविधा के लिए PHED विभाग द्वारा 2 बोर लगवाए गए थे।
जिसमें से एक बोर कई वर्ष पूर्व खराब हो चुका है, वहीं दूसरा बोर 6 माह पूर्व खराब हो गया था, जिसे लेकर अनेकों बार सरपंच, स्थानीय विधायक बाबूलाल बैरवा सहित अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन ग्रामीणों की समस्या का निदान नहीं हो पाया। बुधवार को नंगला माधोपुर निवासी मनोज, रविशंकर, प्रवीण कुमार, राजेश आदि ग्रामीण उपखंड मुख्यालय पर पहुंचे और एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर को ज्ञापन सौंपकर इस भीषण गर्मी में पानी के बोरों को दुरुस्त कराने और क्षेत्र में पानी की व्यवस्था कराने की मांग की गई। इधर एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर ने बताया कि लोगों ने अपनी समस्या से उन्हें आज अवगत कराया है। संबंधित अधिकारियों को शीघ्र ही मामले की जानकारी कर समस्या निदान के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पीएचईडी विभाग एएन कैलाश वर्मा ने बताया कि शीघ्र ही ग्रामीणों की समस्या का हल कर पीने के पानी की सुविधा दुरुस्त कराई जाएगी। मोटर सही कराने के लिए आए थे। अच्छा, कौन सी मोटर है, क्या बताना चाहेंगे हम? बताना चाहेंगे सर, वो 6 महीने से हमारी मोटर खराब है और उसको सुधरवाने की अनुमति लेने के लिए हम आए। अच्छा, तो फिर पानी व्यवस्था कैसे चल रही है? कितनी दूर से व्यवस्था सर ऐसी चल रही है, इधर उधर भटकना पड़ रहा है हमको, और गर्मी में बच्चों को लिए बहुत वो हो रहा है और पानी के लिए, पीने के लिए भी परेशानी हो रही है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आसाकी गांव में ग्रामीणों के सहयोग से शिव परिवार और हनुमान जी महाराज मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने डीजे के साथ पदयात्रा निकाली। मंदिर निर्माण स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों ने माला पहना और पगड़ी बांधकर स्वागत किया। यहां पहुंचकर ग्रामीणों को मंदिर निर्माण के लिए बधाई देकर मंदिर को 21,000 रुपए नगद देकर सहयोग करने का प्रयास किया। इस दौरान ग्रामीणों से पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस दौरान फूल सिंह चौधरी, रमेश निरंकारी, सरपंच डॉक्टर देशराज सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। कठुम्बर विधानसभा क्षेत्र के 5 भाजपा मंडलों के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आम सभा और कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए नदबई रवाना हुए। मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज ने बताया कि कठुम्बर विधानसभा के कठुम्बर, खेड़ली, खुड़ियाना, खो और भनोखर के प्रत्येक शक्ति केंद्र से भाजपा के हजारों कार्यकर्ता नदबई पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की आम सभा में शामिल हुए हैं। तिजारा में बाईपास स्थित यादव धर्मशाला वृद्धाश्रम में गुरुवार को बसपा नेता इमरान खान ने वृद्धजनों को मिठाई बांटकर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं इमरान खान ने समाज में भाईचारे का संदेश दिया, साथ ही वृद्ध आश्रम को 5100 रुपए का अनुदान दिया। इस अवसर पर बसपा नेता ने सभी लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं वृद्धाश्रम संचालकों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। इस दौरान उन्होंने आश्रम संचालक अर्चना यादव और नरसीराम शास्त्री का भी आभार जताया। इस मौके पर बसपा नेता का साफा बांधकर सादर सत्कार किया गया। सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को ईद की बहुत बधाई देना चाहता हूं अपनी तरफ से, और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग यहां आए, और सभी वृद्धाश्रम वाले जो स्टाफ हैं और जो इनके संभालने वाले हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो इतना अच्छा नेक काम कर रहे और हमारे बुज़ुर्गों की सेवा कर रहे, और मैं इनका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इनके साथ मेरे को समय बिताने का मौका मिला, और बहुत अच्छे तरीके से वृद्धाश्रम को सभी भाइयों ने, नरसी जी ने और पूरे स्टाफ ने संभाल रखा है, और बहुत अच्छा यहाँ देखने को मिला। नव सत्र 2023-24 की शुरुआत पर भिवाड़ी के सभी मीडिया प्रतिनिधियों के साथ रोटरी क्लब के पदाधिकारियों की प्रेस वार्ता संपन्न हुई, जिसमें वर्तमान रोटरी अध्यक्ष सुरजीत यादव ने सत्र 2022-23 में रोटरी द्वारा किए सेवा कार्यों के बारे में जानकारी दी। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रवीण लांबा ने रोटरी द्वारा संचालित प्रकल्पों पर प्रकाश डालते हुए समाज सेवा कार्यों की रूपरेखा बताई। उन्होंने बताया कि रोटरी क्लब भिवाड़ी सहित आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा, मेडिकल, सामाजिक उत्थान एवं जरूरतमंद लोगों की सेवा में पिछले 27 वर्षों से अभूतपूर्व सेवाएं देता आ रहा है। प्रोजेक्ट चेयरमैन हरिराम शर्मा ने रोटरी क्लब द्वारा चलाए जा रहे स्थायी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। क्लब के चार्टर अध्यक्ष आरसी जैन ने समाज में रोटरी की अहम भूमिका एवं जरूरत पर प्रकाश डाला। वहीं पूर्व प्रांतपाल हरीश गौड़ ने रोटरी द्वारा समाज को दी जाने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं दिया जाने वाले दान के बारे में बताया। अंत में दोनों सत्र के अध्यक्ष ने सभी पत्रकार बंधुओं का आभार और धन्यवाद प्रेषित करते हुए क्लब की सेवाओं के बारे में समाज को पूर्व की तरह अवगत कराते रहने का निवेदन किया। उसके बाद जैसे कि मैंने वर्ड इस्तेमाल किया फख्र के साथ, मैं कह सकता हूँ कि शुरू से ही और आज तक अग्रे 3-4 क्लबों की पंक्ति में ये क्लब खड़ा हुआ है। कारण उसका ये है कि साल दर साल जो भी प्रेसिडेंट आए हैं निरंतर अच्छे से अच्छा काम समाज के लिए जो भी उनको आवश्यकता हुई, खासतौर पर लिटरेसी के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम किया है। स्कूलों के अंदर
यही नहीं, भिवाड़ी के अंदर ही नहीं, हमने हरियाणा के अंदर भी काम किया। इसके अलावा मेडिकल की उसमें आपको पता होगा कि जो आपने निरंतर वाली बात पूछी है, हाल ही में हमने एक इंतजाम किया है टीबी टेस्टिंग वैन, जो कि अपने आप में एक अद्वितीय है, कलेक्टर साहब को हैंडओवर की गई है। और ये देखिए कि खुद प्रधानमंत्री जी ने ये नारा लगाया है कि 2025 तक टीबी को उन्मूलन करना है। उन्मूलन कब करेंगे? जब हमको पता होगा कि हमको टीबी है, मोबाइल इस तरीके। उसके अलावा हमारी कम से कम 2-3 एम्बुलेंस चल रही है। रोटरी ने कोविड काल के अंदर जिस तरह का काम किया है, ये अपना में एक बहुत अद्वितीय है। तो बैठे हुए मेरे साथ में सारे इसके अंदर किसी को भी जो भी झोपड़पट्टी में थे, उनका नौकरी चला गया था, कुछ भी हुआ था, खाने की कमी नहीं आने दी आज तक। और कोविड में बेहतरीन काम किया, उसको डिटेल बताने की बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद जो हमारा बॉक्सधाम चल रहा है, सबसे पहले 2005 में इसको हरिराम सिंह के टाइम पे बनवाया गया था। ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि अदरवाइज आप लोग पुराने जितने भी यहाँ पर होंगे देखा होगा कि सड़क पर मुर्दे जलते थे किसी जिसको राम चौक के तौर पे पूरा एक बिल्कुल अच्छे उसमें लिया गया है। इसके अलावा हमारे ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, जिसमें हम गरीब और विधवाओं को सिलाई, 2 केंद्र तो हमारे सिलाई के चल रहे हैं। इसके अलावा ब्यूटिशियन सेंटर और कंप्यूटर शिक्षा ज्ञान ज्योति के नाम से अलग से चल रहा है हमारे। इस तरह से जिंदगी के हर फील्ड में सबसे पहले तो मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का, प्रिंट मीडिया के साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आज आप इस पत्रकार वार्ता में सभी लोग आए। रोटरी का हर साल 1 जुलाई को कार्यकाल चेंज हो जाता है। इस मेरे से पहले 30 जून तक सरजीत जी थे, 1 जुलाई से मेरा कार्यकाल शुरू हो जाएगा। और 1 जुलाई को हम सबसे पहले सुबह 10 बजे पेड़ पौधारोपण करेंगे BIE ऑफिस के अंदर। उसके बाद एक ब्लड डोनेशन कैंप है, हम वो लगा रखा है हमने, उसके अंदर 2 बजे तक वो चलेगा। और शाम को CA डे और डॉक्टर्स डे मनाया जाएगा। रोटरी क्लब के माध्यम से हम यहाँ पर जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं आसपास के एरिए के अंदर, उन सब के अंदर स्कूलों के अंदर किसी भी तरह का कोई कार्य होता है वो CSR फंड के माध्यम से करवाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि यहाँ पे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, उनको संसाधन पूर्ण रूप से मिल सके। रोटरी का प्रयास रहता है कि इस तरीके के जो भी कार्य होते हैं, उनके पास जो भी कोई रिक्वायरमेंट इस तरीके की आती है तो उसको पूर्ण रूप से ढंग से उसको करवाया जा सके। अभी तक पिछली योजना में कितने करोड़ के काम करवाए? पिछली योजना के 2 करोड़ 86 लाख रुपए के कार्य रोटरी फाउंडेशन के माध्यम से हुए। आपने बात की शिक्षा की, तो हम देखते हैं कि भिवाड़ी में बहुत सी झुग्गी झोपड़ियों में जो बच्चे रहते हैं, बाहर से जो आए हुए हैं, कोई बिहार से है, बंगाल से है, UP से है, तो यहाँ भी शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा डाउन है। उस क्षेत्र में क्या रोटरी काम करेगी? देखिए, रोटरी हर क्षेत्र के अंदर काम कर रहा है। रोटरी का क्षेत्र इसमें भी प्रयास रहता है कि वहाँ तक कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को किसी तरीके से स्कूल तक लाया जाए। उनके एडमिशन के प्रयास किए जाते हैं, उनको कॉपी किताब, उनको किसी भी तरह की कोई भी आवश्यकता होती है तो उनको उपलब्ध कराई जाती है रोटरी के माध्यम से। करौली जिले के हिंडौन कस्बे में केंद्र सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद जांगड़ा के स्वागत में जांगीड़ समाज के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें कांति प्रसाद टाइगर द्वारा राज्यसभा सांसद का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जिला जांगीड़ समाज करौली के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष रितेश जांगीड़ द्वारा राज्यसभा सांसद का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान सांसद ने समाज के अग्रिम विकास एवं भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारतवर्ष को दी गई सुविधाओं के बारे में अवगत कराया। करौली जिले के टोडा भीम में मस्जिदों में नमाज अदा कर लोगों ने अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। जिला मुख्यालय पर ईद का उल्लास नजर आया। लोग नए कपड़े पहनकर मस्जिदों में नमाज अदा करने पहुंचे। यह मुख्य नमाज अंबेडकर चौराहा स्थित ईदगाह पर कराई गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल अजहा को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, SP ममता गुप्ता, सिटी राउंड पर सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार अपने अपने क्षेत्र में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए। जिला मुख्यालय पर सभी मस्जिद क्षेत्र और बाजारों में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। ASP सुरेश जैफ, कोतवाली CI डॉक्टर उदय भान, सदर SHO कृपाल सिंह, छवि फौजदार, लांगरा और मुकेश के नेतृत्व में पुलिस और QRT के जवान तैनात रहे। इस दौरान पुलिस का घुड़सवार दस्ता भी गश्त कर रहा था। सभी देशवासियों को ईद उल जुहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये त्यौहार हमें त्याग का पैगाम देता है कि हम अपनी महबूब चीज़ों को त्याग करें, और उसी सिलसिले में हज़रत इब्राहीम की याद में ये कुर्बानी की जाती है। और हम लोगों को
बहुत ही पूरे मुल्क में अमन और भाईचारे के साथ जो हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है उसको ख्याल रखते हुए कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह से इस संस्कृति को, इस तहजीब को बनाया था, देश की आज़ादी से लेकर और उससे पहले तक की जो हम इतिहास देखते हैं तो सब लोग आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ में एक दूसरे के त्योहारों में शिरकत करते थे और यही हमारे मुल्क की पहचान है। हम चाहते हैं मुल्क में यही माहौल हमेशा कायम रहे, हम एक दूसरे के खुशी में शरीक होते रहें, गम में शरीक होते रहें और ये एहसास दिलाएं पूरी दुनिया को, ये पैगाम दें कि हिंदुस्तान अमन का मुल्क है, हिंदुस्तान भाईचारे का मुल्क है और यहाँ पर सभी जाति और मज़हब के लोग आपस में मिलजुल कर बहुत ही भाईचारे के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। हमें पूजा पद्धतियाँ अलग अलग हैं लोगों की, लेकिन हम सब लोग इंसानियत के नाते आपस में भाई भाई हैं और पूरी मुसलमानों को भी मैं ये अपील करता हूँ कि वो अपने अखलाक जो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा के गए उनको हम अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनका पैगाम पहुँचाने की कोशिश करें ताकि सही मायने में लोगों को इस्लाम समझ में आए। एक बार फिर आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे मुल्क में, इस दुनिया में मेरा क्या योगदान है देश की तरक्की में, वो हम सुनिश्चित करें और जो भी मुमकिन हो अपनी ज़ात से जो हम अपने वतन के लिए कर सकते हैं, अपनी समाज के लिए कर सकते हैं, वो ज़रूर करें। इंशाअल्लाह इससे क्या है कि मुल्क की तरक्की होगी, समाज की तरक्की होगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा, दुनिया में अमन कायम होगा। और एक बार फिर मैं आप सबको आज ईद उल ज़ुहा के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। तिजारा विधायक संदीप यादव के प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक कार्यों के पूरा होने पर लोगों ने विधायक का फूल माला पहनाकर और साफा बांधकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। विधायक के प्रयासों से राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा विभाग ग्राम माजरा, महनिया में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, भिंडूसी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय, असलीमपुर में कला संकाय सहित चिकित्सा विभाग के द्वारा ग्राम नया गांव टिहली में उप स्वास्थ्य केंद्र खुलने से गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। स्वागत के दौरान विधायक कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में विभिन्न ग्रामों के लोग उपस्थित रहे। इस दौरान कृषि उपज मंडी चेयरमैन सरजीत मेघवाल, सरपंच दिनेश खामरा, विक्रम यादव, पृथ्वी सिंह, रामनिवास यादव, पंचपूर्ण सिंह, पप्पूराम, बाबूलाल गुप्ता सहित भारी संख्या में विभिन्न ग्रामों के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। खैरतल कस्बे के आसपास के क्षेत्र में मुस्लिम भाइयों ने ईद का त्योहार हर्षोल्लास एवं आपसी भाईचारे से मनाया। कस्बे के निकटवर्ती पाटन, मेवान और ठेकड़ा की ईदगाह पर मुस्लिम समुदाय के कोका लोगों का सुबह से ही आना जाना शुरू हो गया था। ईदगाह के मौलवी ने 8:15 बजे ईद की नमाज अदा कराई। इस दौरान ईदगाह पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम थे। खैरतल थाना अधिकारी अंकेश कुमार अपनी टीम के साथ जगह जगह गश्त करते नजर आए। इस मौके पर हाजी छोटा खान, हाजी इस्माइल खान, फतेह मोहम्मद, अली मोहम्मद, हनीफ खान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। मुस्लिम समुदाय के लिए ईद उल अजहा दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस त्यौहार पर तिजारा कस्बे में ईद उल अजहा की खास नमाज ईदगाह में अदा की गई। यहाँ हजारों की संख्या में नमाजियों ने शाही ईदगाह में नमाज अदा की। ईद की यह नमाज मौलाना अब्दुल सलाम द्वारा अदा कराई गई। कस्बे के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ईद को लेकर उत्साह का माहौल बना रहा। बसपा महासचिव इमरान खान ने बताया कि ईद प्यार, प्रेम और भाईचारे का त्यौहार है। देश में अमन, चैन और खुशहाली रहे, लोग तरक्की करें, देश में शांति, सद्भाव और भाईचारा बना रहे। सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर बधाई दी। इस अवसर पर एसडीएम महेंद्र सिंह यादव, तहसीलदार बसंत परसोया, डीएसपी राजकुमार, थानाधिकारी सुरेंद्र शर्मा, महिला थाना अधिकारी सीमा चौधरी सहित सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। बधाई देता हूँ और ईद पे यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी भाई आपस में मिलजुल के अच्छे से रहें, प्यार से रहें और हमारे क्षेत्र ऐसे ही उन्नति करता रहे और सब भाई आगे तरक्की करते हैं। सरिस्का बाग परियोजना में मानसून के दौरान 3 महीने तक पर्यटक सभी रूटों पर सफारी का आनंद नहीं ले सकेंगे। इस दौरान केवल एक ही पांडुपोल मंदिर रूट पर सफारी कर सकेंगे। एक रूट पर सफारी में बाघ की साइटिंग की संभावना कम रहती है। मानसून सीजन में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक टाइगर रिजर्व सरिस्का में पर्यटकों को एक ही रूट पर सफारी की अनुमति होगी, जबकि 2 अन्य रूट पर पर्यटकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मानसून काल के दौरान 3 महीने का समय वन्य जीवों का प्रजनन काल माना जाता है। इस दौरान मानवीय गतिविधियों से वन्य जीवों का प्रजनन प्रभावित हो सकता है। वहीं बारिश के दौरान सफारी रूट के कच्चे रास्ते खराब हो जाते हैं, जिस पर जिप्सी चलना मुश्किल होता है। इस कारण 1 जुलाई से टाइगर रिजर्व को 3 महीने के लिए बंद के निर्देश हैं। मानसून के दौरान पर्यटक सरिस्का के अलवर बफर रेंज में सफारी कर सकते हैं। यहाँ 2 सफारी रूट हैं। इसमें पहला बाला किला और दूसरा लिवारी रूट है।
अलवर में इस समय 4 बाघ एवं 50 से अधिक पैंथर हैं। सरिस्का में हुई झमाझम बरसात के बाद रूपारेल नदी में जमकर पानी की आवक हुई, लेकिन जयसमंद बांध की ओर आने वाले नदी के हिस्से में मालाखेड़ा की तरफ जाने वाली पुल पर जलकुंभी की वजह पानी में अवरोधक होने के कारण 5 खानों में से मात्र 1 खाने में से ही पानी जयसमंद बांध में पहुंचा, जिसे देखकर अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने नदी किनारे पड़ाव डाल दिया। वे यहां से तब तक नहीं उठे जब तक प्रशासन के कर्मचारी और जेसीबी मौके पर नहीं पहुंची। संजय शर्मा का कहना था कि जयसमंद बांध की ओर रूपारेल नदी का पानी कम जा रहा है, जिसमें नदी पर स्थित मालाखेड़ा की ओर मार्ग पर पुल में जलकुंभी बड़ी मात्रा में एकत्रित हो गई, जिसके कारण पानी के बहाव में अवरोधक हुआ। सिंचाई विभाग द्वारा जेसीबी की सहायता से अवरुद्ध मार्ग से जलकुंभी हटाई गई। शहर विधायक शर्मा जयसमंद बांध में अधिक से अधिक पानी पहुंचे, इसके लिए काफी समय से संघर्ष करते आ रहे हैं। वे पुरजोर प्रयास कर रहे हैं ताकि शहरवासियों को पानी मिल सके। देखिए, नटनी के बारा क्षेत्र में जलकुंभी के कारण पानी का जो मार्ग है वो पूर्व में अवरुद्ध हुआ पड़ा था। इस विषय को लेकर के दिशा की जो मीटिंग थी जिला परिषद में हुई, उसमें मैंने ये विषय बड़ी पुरजोर तरीके से उठाया था और जिला कलेक्टर महोदय से और संबंधित हमारे जो एक्शन है इरिगेशन के जो उस बैठक में मौजूद थे, उनसे आग्रह किया था कि जलकुंभी को हटाया जाए। तो पानी, बरसात का सीजन है, पानी आएगा तो जयसमंद में बड़ी आराम से पहुँच सकेगा, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा DMFRT फंड के माध्यम से इस नहर का चौड़ाईकरण का काम भी किया है, प्राकृतिक मर्तन को भी हटाया गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि पहली बरसात जब हुई तो जलकुंभी जो नटनी के बारा पर लगी हुई थी वो हट करके जो नटनी का बारा से लेके मालाखेड़ा तक का मार्ग है उस पुलिया पे आकर के अटक गई। 4 दिन पहले मैं खुद मौके पे आया था, मैंने एक्शन साहब को आग्रह किया था फ़ोन करके कि आप ये जलकुंभी को हटवाओ, तो जिससे बरसात होगी तो पानी जयसमंद की ओर जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, आज नलदेश्वर महादेव का जो क्षेत्र है, तो सरिस्का का वन्य क्षेत्र है नलदेश्वर जी वाला, वहाँ ज़बरदस्त बरसात हुई और उसका परिणाम ये था कि आज नटनी का बारा क्षेत्र में ज़बरदस्त पानी आया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी, जो पुलिया पीछे की तरफ दिख रही है आप सबको, उस पुलिया पर जलकुंभी के कारण 5 में से 4 गेट पानी के अवरुद्ध हो गए और मात्र 1 गेट के द्वारा जयसमंद को पानी गया। और भरतपुर की तरफ जो नदी जा रही है उसमें बहुआयात में हमारा पानी, जो हमारा खुद का पानी है, वो उस तरफ रह गया। वो भरतपुर तो पहुंचेगा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से वो पानी बर्बाद हुआ है। उसको लेकर के मैंने जिला कलेक्टर महोदय को फ़ोन पर आग्रह किया, हमारे जो एक्शन साहब है उनसे आग्रह किया, और मैं जब से यहीं बैठा हुआ था, धूप के अंदर बैठा हुआ था, जलकुंभियों के साथ बैठा हुआ था, और मैंने कलेक्टर साहब से आग्रह किया कि मैं जब तक नहीं हटूँगा तब तक जलकुंभी यहाँ से हटाई नहीं जाएगी। अभी 5 मिनट पहले यहाँ JCB आई है, सिंचाई विभाग के एक्शन साहब भी आए हैं, यहाँ के हमारे जो JN साहब है वो भी मौके पर आए हैं, और JCB के माध्यम से जलकुंभी को हटाने का काम किया जा रहा है। मेरा ये कहना है, अगर इन जलकुंभियों को पहले ही हटा लिया जाता तो आज जो बड़ी मात्रा में बरसात का पानी, बरसात अच्छी हुई, बरसात का पानी आया है, वो निश्चित रूप से जयसमंद में जाता, तो जयसमंद में को भरने का जो हमारा एक भरपूर प्रयास है, उस प्रयास में बहुत हद तक हम सफल होते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बार बार कहने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों पे कोई असर नहीं हो रहा, या तो कोई राजनीतिक प्रेशर उनके ऊपर है या वो जानबूझ के काम नहीं करना चाहते। तो मैं अलवर शहर की जनता से भी आग्रह करूँगा कि हमको ये लड़ाई लंबी लड़नी होगी, हम सबको मिलकर लड़नी होगी। हम सबका प्रयास है कि हम। खैरतल की पुरानी अनाज मंडी में श्याम मंदिर में एकादशी पर महिलाओं ने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। इस मौके पर पुरानी आबादी वार्ड नंबर 6 यादव मोहल्ला की महिलाएं डीजे की धुन पर नाचती गाती हुई श्याम मंदिर पहुंची, जहां इन महिलाओं ने श्याम ध्वजा चढ़ाई। इस मौके पर बाला देवी, शुभानता, कमला, नीलम, दिनेश, जतन सहित सैकड़ों महिलाएं मौजूद रही। ग्राम सेवा सहकारी समिति खैरतल द्वारा गुरुवार को सभी सदस्यों को लाभांश वितरण चेक प्रदान किए गए। इस मौके पर समारोह के मुख्य अतिथि अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समिति भरतपुर एवं प्रबंध निदेशक अलवर इंदर सिंह के हाथों चेक दिए गए। समिति व्यवस्थापक राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम इस्माइलपुर रोड स्थित होटल ग्रीनलैंड में आयोजित किया गया। इस दौरान लगभग 1000 सदस्यों को चेक दिए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंदर सिंह ने अपने संबोधन में बताया कि अलवर जिले में सर्वप्रथम खैरतल की संस्था प्रॉफिट में रही है, जबकि अलवर जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। इस मौके पर उप रजिस्ट्रार नरेश शुक्ला, प्रवीण कला, शेष कुमार शर्मा, मनोहर लाल रोघा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम से पूर्व मंच पर बैठे सभी अतिथियों का सदस्यों द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। गोविंदगढ़ कस्बे के भगत सिंह चौराहा के समीप ईदगाह मैदान पर मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा गुरुवार को नमाज अदा कर ईद का त्योहार मनाया गया।
ईदगाह मैदान पर नमाज इमाम मोहम्मद अली द्वारा अदा कराई गई। इस दौरान लोगों के शांतिपूर्वक एकत्रित होकर नमाज अदा की गई। यहाँ पहुंचे लोगों ने नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। वहीं इमाम मोहम्मद अली ने नमाजियों को संबोधित करते हुए देश प्रेम को सर्वप्रथम रखने का आह्वान किया एवं देश में अमन चैन शांति की दुआ मांगी। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना प्रभारी ताराचंद शर्मा मैं पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान ईदगाह मैदान के बाहर सफाई व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पानी भरा होने से नमाजियों को गंदे पानी से निकलकर जाना पड़ा। प्रशासन द्वारा यहां पूर्व में कोई व्यवस्था नहीं किए जाने से नमाजियों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिली। हमने इसमें भाईचारे का संदेश दिया है कि आपस में मेल मोहब्बत इत्तेफाक इत्तेहाद से रहें। हमारे इस्लामी त्योहारों में ये दो ही त्यौहार हैं, ये तो ईद का और दूसरे ये बकरा ईद का, और इन त्योहारों से जाहिर होता है कि हम आपस में मेल मोहब्बत इत्तेफाक इत्तेहाद, इसमें कोई किसी बात की या किसी कौम की या कोई बिरादरी की कोई तखसीस नहीं है, बल्कि ये सब हमारी तरफ से, ये उम्मत मुस्लिमा की तरफ से सभी के लिए बहुत बहुत खुशियों का त्यौहार है। सब आपस में भाईचारा बना के रखें, अच्छी तरह मेल मोहब्बत इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहें। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में ईद उल जुहा का पर्व हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। यहाँ कांग्रेस नेता नगर परिषद के पूर्व प्रतिपक्ष नेता नरेंद्र मीणा ने ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। नरेंद्र मीणा ने विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाने की अपील की। ईद की विशेष नमाज के बाद नरेंद्र मीणा ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नरेंद्र मीणा का साफा पहनाकर स्वागत किया और सभी ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध भाईचारे एकता का संदेश दिया। इसी को लेकर शांति और सौहार्द के साथ ईद का त्यौहार संपन्न हुआ। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। सभी क्षेत्रवासियों को, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के निवासियों को मेरी ओर से ईद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और ईद के अवसर पर सभी से आपसी प्रेमचारा भाईचारा बना रहे, सौहार्द आपस में रहे, मैं इस तरह की कामना करता हूं। और आज उसी कड़ी में आज लक्ष्मणगढ़ में सभी राजगढ़ के आसपास के गांवों में जाके सभी को बधाई देकर शुभकामनाएं प्रेषित की। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा नेता विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में अलावड़ा कस्बे से मिलकपुर रोड पर स्थित बगीचे वाले हनुमान मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई किसान सम्मान योजना में लाभार्थी किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री जगदीश सैनी उर्फ छोटू सैनी रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गोवर्धन सिसोदिया, पूर्व प्रधान सुखवंत सिंह, इंद्रजीत सिंह, ज्ञानदेव आहूजा आदि नेताओं द्वारा भारत माता की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। समारोह में योजना का लाभ लेने वाले 51 किसानों को मंच पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जगदीश सैनी, गोवर्धन सिसोदिया, सुखवंत सिंह, ज्ञानदेव आहूजा द्वारा संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित जनहित की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये आते हैं। आहूजा ने राजस्थान सरकार पर भ्रष्टाचार और पेपर लीक होने के आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि पेपर आउट तो अन्य प्रदेशों में भी होते हैं, जबकि अशोक गहलोत की सरकार के समय 17 में से 11 पेपर लीक हुए हैं। इस दौरान भाजपा नेताओं ने जनता से संवाद किया। भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गरीबों के हितों पर कुठाराघात किया है। एक ही खानदान की 3 पीढ़ियों तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस ने जनता के साथ सदैव छलावा किया है। यही कारण है कि देश में आज भी गरीबों की संख्या शोचनीय है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव गरीबों और जनता के हितों को प्राथमिकता से लिया है। मुद्रा लोन और प्रधानमंत्री जनधन योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हुआ। 9 साल बेमिसाल के तहत भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अलवर के द्वारा आज रामगढ़ विधानसभा के अलावड़ा कस्बे में किसान सम्मेलन, लाभार्थी किसान सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ है। कार्यक्रम में भाजपा केंद्र सरकार द्वारा जो 9 साल में विशेषकर किसानों के लिए जो योजनाएं आई हैं, उसमें किसान सम्मान निधि, भ्रष्टाचार पे चोट और किसान को सीधी लाभ, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हमने दुनिया के सामने रखा। उस योजना के निमित्त किसानों के लिए अन्य प्रकार की जो योजनाएं आई हैं, चाहे ग्रामीण आवास योजना, शहरी आवास योजना हो, इस प्रकार की योजनाओं को लेकर के, और जो किसान विधानसभा क्षेत्र के हैं उनका सम्मान भी आज यहाँ किया गया। प्रशस्ति पत्र उनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया है। इस प्रकार का कार्यक्रम रहा है। इसमें हमारे किसान मोर्चे के प्रदेश मंत्री, मैं कहना चाहूँगा कि ये पूर्णतः गलत बयान है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप में एक
हिमालय की तरह, चट्टान की तरह मजबूत कार्यकर्ता है। और जोकर तो कोई भी हो सकता है, जोकर तो होंगे हमारे सामने वाली विपक्षी पार्टियों के लोग होंगे अगर जोकर होंगे तो। और ताश के पत्तों में जैसे जोकर को उठा के फेंक दिया जाता, यूजलेस हो जाता है। आज मंच पर कहा गया है किसान सम्मेलन में, भाजपा की ओर से कहा गया है, क्या कहेगा आपके संबंध में? मैं इस प्रकार के बयान की घोर निंदा करता हूँ और ऐसे कहने वालों से भी कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के बयानबाजी से बचना चाहिए। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।